हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड ये पार्ट 5 है हमारा इस क्लास 6 साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज का। सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्लास 6 साइंस की। चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. मतलब हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेली बेसिस पे। हम डेली देखते हैं कि एक कोई मिक्सचर होता है ना, मटेरियल्स का, और उसको फिर हम अलग कर रहे होते हैं। जैसे कि चाय ही देख लो एग्जाम्पल में, आपकी मम्मी चाय बनाती है ना, लेकिन जब आपको वो चाय सर्व करती है या आपके पापा को करती है तो वो चलनी से छान के देती है, ठीक है। तो जो भी पत्ती, चाय पत्ती वगैरह, अदरक के जो भी चीज़ें डाली होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और लिक्विड चाय हम पीते हैं। उसी प्रकार से जो अनाज होता है उसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली होती हैं, भूस बोलते हैं जिसको, है ना, कह सकते हैं। ग्रेन्स के अंदर स्टॉक होता है एक्स्ट्रा जिसे हम लोग नहीं खाते हैं, तो बीन के उन्हें निकाल देते हैं, है ना। पहले क्या होता था, चावल भी बीनते थे हाथ से कि उसमें कहीं कंकड़ तो नहीं है, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। आजकल तो मार्केट से ही ऐसे पैक्ड आते हैं जो एकदम साफ होते हैं। और मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है ताकि उसमें से बटर निकाला जा सके, यानी मक्खन निकाला जा सके। आप सबकी मम्मी निकालती होंगी मक्खन। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि एक प्रोसेस होती है गिनिंग की प्रोसेस। उस गिनिंग की प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि रुई अलग कर देते हैं और रुई का जो सीड निकलता है ब्लैक कलर का उसको अलग कर देते हैं। तो अभी भी तो हम छाट रहे हैं ना, मतलब सेपरेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, रुई अलग और उसका सीड अलग। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे सेपरेशन किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को कैसे अलग किया जा रहा है एक मिक्सचर से। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आपने कई बार खाया होगा दलिया या फिर पोहा, बहुत कॉमन होता है, तो उसके अंदर हम चिलीज डालते हैं। और जो लोग चिली नहीं खा पाते हैं, स्पेशली बच्चे, वो उन मिर्च को निकाल के साइड में रख देते हैं। तो हम बीन रहे हैं, छाट रहे हैं, है ना। छाटने ही तो हो गया, मिर्च निकाल के हमने साइड में रख दी। तो ये भी एक तरीके का सेपरेशन हो गया, हमने अलग कर लिया पोहे में से मिर्च को। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मान लीजिए आपको एक बास्केट दी गई है जिसके अंदर आम है और अमरूद है। अब आपको कहा गया है कि इनको अलग अलग कर लो, अमरूद कर लो अलग और आम कर लो अलग। What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? तो जब आपको बोला जाएगा कि मैंगोज अलग करो और गुआवा अलग करो, तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर में मैंगो रख लोगे और दूसरे कंटेनर में क्या करोगे, गुआवा रख लोगे। ऐसे 2 डब्बे कर लोगे अलग अलग। Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller? चलो मैंगो और गुआवा तो बड़े बड़े थे, इजीली हम इन्हें उठा भी सकते थे और देख भी सकते थे, लेकिन अगर जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, तो पहले के टाइम पे इसी प्रकार से चर्निंग की प्रोसेस कहते हैं, और इस चर्निंग की प्रोसेस से ही मक्खन वगैरह निकाला जाता था दूध या फिर दही से, ठीक है। अब देखो, इमेज करो, सपोज जैसे आपको एक ग्लास दे दिया जाए रेत का, सैंड का, जिसके अंदर नमक मिला दिया जाए, तो अब आप इसे कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि रेत भी बहुत महीन होती है, रेत है ना, और नमक भी बहुत महीन होता है। तो अब आप कैसे रेत और नमक को अलग अलग करोगे, इम्पॉसिबल है ना अलग अलग करना। Even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, तो ये एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम
मिट्टी मान लो, रेत मान लो, उसमें से नमक को अलग छाटे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो भी हाथों की मदद से एक एक करके बीनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगभग पाउडर जैसे ही होते हैं, छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे उसके ग्रेन्स होते हैं जो हमें पाउडर जैसे ही लगते हैं, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है। बट why would we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know। लेकिन पहेली जानती है, पूछती है, मतलब उसको ये लगता है कि जब इतना डिफ़िकल्ट है इस तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना एक दूसरे से, तो फिर ज़रूरत ही क्या है सेपरेट करने की। चलो देखते हैं क्या ज़रूरत है। Activity 1, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि टेबल 5.1 में क्या दिया है, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस दी हैं जो कि सेपरेशन की प्रोसेस हैं, मतलब इन प्रोसेस को करके हम किसी भी आइटम को सेपरेट कर सकते हैं। The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3। तो जो भी पर्पस है सेपरेशन का, कि हम क्यों सेपरेट करना चाहते हैं, और द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज, और जो हम सेपरेट करके अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल लेंगे उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, उसको हम कॉलम 2 और 3 में लिखेंगे। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप। कैन यू मैच ईच process with its purpose and the way separate components are used। चलो देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं पहले एक बार। सो ये है टेबल 5.1। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हमें सेपरेट करने की क्या ज़रूरत है। तो पहली सेपरेशन प्रोसेस है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। पत्थर और चावलों को अलग अलग करना है, तो इनको हमें अलग करना क्यों है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि पत्थर भी अपनी जगह यूज़फुल है और राइस भी अपनी जगह यूज़फुल है। कई बार देखा है ना मैंने, आपको बताया कि पहले के टाइम में क्या करते थे, प्लेट में चावल निकाल लेते थे और कच्चे चावल, और उनमें से हाथों की मदद से बीनते थे कि कहीं छोटे मोटे पत्थर तो नहीं है, फिर खाने में आते थे ना मुंह में, इस वजह से पहले ही कर लिया करते थे। लेकिन अब जो पैकेट चावल आते हैं वो पहले से ही साफ़ होके आते हैं मार्केट से, इसलिए थोड़े महंगे भी होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं स्टोन को राइस से, क्योंकि हमें खाने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए। और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, तो हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो जो हमें राइस में पत्थर या कोई भी सॉलिड कंपोनेंट मिल रहा है राइस के अलावा, उसको हम फेंक देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है क्या, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब हमें क्या चर्निंग वाली प्रोसेस करनी है ताकि हम दूध से मक्खन कर सकें, निकाल सकें। अब इसका क्या पर्पस है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। चर्निंग इसलिए किया जाता है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उसको हम हटा सकें, और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारे काम के नहीं है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं है ना, ख़राब चीज़ें, उनको हम फेंक देते हैं। और उसी प्रकार एक और प्रोसेस है टी लीव्स को सेपरेट करना। टी लीव्स को करो क्योंकि वो भी इम्प्योरिटीज़ है ना, हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, और इनको अलग करने से वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। तो हमने क्या देखा कि हमें अगर किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करना है तो उससे पहले हमें हार्मफुल जो चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं है उनको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, और कई बार हम क्या करते हैं, कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग अलग कर देते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेटली यूज करें, तो अलग कर देते हैं कंपोनेंट्स को। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। देखो जो सब्सटेंस हमें अलग अलग करने हैं तो अलग कैसे करोगे, अब अगर उनका साइज एक जैसा होगा तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए उनका जो साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए। दीज मे बी एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, और ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे तो वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या कोई गैस हो, तीनों चीजें हो सकती हैं।
So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे हमें पता है चाय में से चाय पत्ती कैसे निकालें, तो वो हम छलनी से छान लेते हैं। कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन और चीज़ों के बारे में हम कैसे जानेंगे अगर मिक्स हो गई हैं ये। मान लो लिक्विड लिक्विड मिक्स हो गया है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं अलग, तो कैसे करेंगे। Methods of separation क्या होंगी? We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. तो अब हम कुछ ऐसे methods तरीके देखने वाले हैं जिनसे हम अलग अलग substance को separate कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो आपके घरों में भी यूज होते होंगे डेली बेसिस पे। जैसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। नाम से समझ में आ रहा है हाथों की मदद से हम कुछ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हैंड पिकिंग। एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आपको क्या करना है, कोई भी पैकेट लेके आना है अनाज का, गेहूं भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकते हैं। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन? On the sheet of paper, are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? अब क्या करना है कि वो जो आप पैकेट लेके आए हो अनाज का, उसे बिछा दो एक पेपर पे। क्या आपको सिर्फ ग्रेन ही ग्रेन दिख रहा है, या फिर कुछ और पीसेस भी पड़े हैं? मान लो आप गेहूं का पैकेट लाए हो, उसमें एक आध दाल मिक्स हो गई है, या चावल के कण दिख रहे हैं, या फिर छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, या फिर भूसा टाइप का जो होता है ना, वैसा टाइप का आपको कुछ दिख रहा है, या कुछ भी गंदगी दिख रही है, कोई कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ पड़ा दिख रहा है। अब इन चीजों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये आदमी कर रहा है हैंड पिकिंग, हाथों की मदद से उन चीजों को निकाल के बीन के फेंक देंगे। हिंदी में कहते हैं बीन ना। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड द अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो इस प्रकार दाल चावल बनाते हैं तो उससे पहले मम्मी देख लेती हैं एक बार के कोई कुछ कंकड़ वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from the wheat, rice or pulses. तो ये हैंड पिकिंग मेथड हम कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर भी कुछ जो चीज़ होगी वो पकड़ने लायक होगी, जैसे पत्थर है छोटे मोटे जो आ जाते हैं दाल चावल में, तो उसे हम उठा के फेंक सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो थोड़े बड़े साइज की हो, जिनको हम हाथों से पकड़ सकें। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substance. देखो अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर तो नहीं होते हैं, तो आपके लिए ये सबसे सही तरीका रहता है साफ करने का, गेहूं चावल या जो भी है। लेकिन अगर ज़्यादा पत्थर होंगे तो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट देखिए थ्रैशिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in hundred of bundles of stalk lying in a field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? तो देखो आपने देखा है जब फसल कटती है तो ऐसे बंडल्स बना के रख दिए जाते हैं, चाहे गेहूं के हों या फिर चावल की हो, धान है ना, ऐसे बंडल्स बना दिए जाते हैं ना, दूर से ऐसा लगता है भूसी जैसा लगता है। अब इन बंडल्स के अंदर जो ये स्टॉक होते हैं, एक मतलब इस टाइप का, देखो मैं बनाती हूँ, बना के दिखाती हूँ आपको, है ना, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। तो इस प्रकार का ये रहता है, और इसमें एक अंदर से ऐसे कवरिंग होती है, और जो भी हमारा गेहूं वगैरह है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब एक के अंदर कितने सारे गेहूं के दाने होते हैं, और इस प्रकार कितने सारे स्टॉक्स होते हैं। देखो गट्ठर ही गट्ठर बने हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अब हम कैसे, मतलब कि फार्मर जो होता है वो इतने सारे फील्ड में इतने सारे स्टॉक्स, उसमें इतने छोटे छोटे गेहूं के दाने कैसे अलग करेगा, ठीक है। तो वो इस मेथड से करता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, थ्रेशिंग के मेथड से। अब तो इस काम को करने के लिए मशीन्स भी आ गई हैं, लेकिन जब बिना मशीन के करना हो तो इस प्रकार से करते हैं। नीचे कोई कपड़ा बिछा लेते हैं, और हवा की मदद से क्या होता है कि लाइट वेट स्टॉक के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो आपको भूसी जैसा दिख रहा है ना, ये उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, और गेहूं बच जाता है
इसे हम नीचे किसी कपड़े में कलेक्ट कर लेते हैं। अब तो ये काम मशीन से होने लग गया है वैसे। One may pluck mangoes or guava from the trees, but the grain seeds are much smaller than mangoes or guava, so plucking them from the stalks would be impossible. जैसा कि मैंने आपको बताया, गेहूं के दाने बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे आप पेड़ों से अमरूद, आम ये तोड़ लेते हो ना, वैसे हम एक एक स्टॉक में से गेहूं के दाने नहीं निकाल सकते हैं। The process that is used to separate grains from stalk, etc. is threshing. तो threshing की मदद से हम easily grains को अलग कर सकते हैं। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grains. जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, machines का भी अब यूज होने लगा है। Winnowing. नाउ एक और एक्टिविटी मतलब एक और मेथड आ गया है। अभी हमने दो पढ़ लिए, एक तो हैंड पिकिंग, सेकेंड था थ्रेशिंग, और अब तीसरा है विनोइंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विनोइंग के बारे में। एक्टिविटी 3 देखिए, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई सीड लीव्स। हमें किस किस चीज़ का मिक्सचर करना है? एक तो हमें सैंड लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर सॉडस्ट होनी चाहिए, और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, और पाउडर करके हमें सूखी पत्तियां ले लेनी है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can two different components be made out easily? अब जो हमने ये मिक्सचर किया था सैंडस्ट और लीव्स का, सूखी हुई का, ये क्या अलग अलग हो सकता है? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कॉम्पोनेंट सिमिलर? क्या इनके जो साइज हैं पार्टिकल्स के वो सिमिलर हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट बाय हैंड पिकिंग? क्या ये इजी रहेगा कि हम हाथों की मदद से सेपरेट कर लें? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल हम हैंड पिकिंग के मेथड से नहीं कर पाएंगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से ये औरत कर रही है, एक ऊंची सी जगह पे खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। मान लो आप जैसे इसके अंदर सूप कहते हैं इसे हिंदी में, इसके अंदर रख लिया हमने एट योर शोल्डर हाइट, और ऐसे हाइट की हमें इस चीज को जो सूप है इसको कैसे पकड़ना है? आपके कंधे की ऊंचाई तक पकड़ना है, जैसे इस औरत ने पकड़ रखा है। नाउ टिल्टेड स्लाइडली, फिर स्लाइडली इसको मोड़ देना, मतलब ऐसे सीधा नहीं पकड़ना है, हल्का सा देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे स्लाइडली मोड़ देना है ताकि जो मिक्सचर है वो नीचे गिर सके। What happens to both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? आपको क्या लगता है कि जो सैंड है ना, रेत, और जो हमने पत्तियों का मिक्सचर बनाया था, ये सारा नीचे गिर जाएगा? आपको क्या लगता है? Is there a component that blows away? ऐसा कोई component है जिसमें जो हवा के साथ उड़ जाएगा? Did the wind manage to separate the two components? क्या हवा की मदद से दो इन कंपोनेंट्स को, सैंड को और लीव्स जो हमने मिक्सचर बनाए, हम अलग अलग कर सकते हैं? ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो हाँ, हम अलग कर सकते हैं क्योंकि पत्तियां बहुत हल्की होती हैं, तो वो उड़ के अलग हो जाएंगी, और जो आपका सैंड या जो भी है वो अंदर नीचे आ जाएगा। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो ये तब किया जा सकता है जब हवा चल रही हो। अगर हवा नेचुरल नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं, इसके सामने बड़ा सा पंखा होता है वो चला लेते हैं, तो जो लाइट चीज़ है वो उड़ के साइड में आ जाती है, और जो हैवी चीज़ है जैसे कि ग्रेन्स, इस चीज़ को हम ग्रेन्स को करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। तो जो ग्रेन्स हैं अपने गेहूँ चावल है वो तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, और जो बाकी चीज़ है वो हवा के साथ अलग उड़ जाएंगी। Commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। तो अभी हमने फिगर 5.1 में जो देखा उसके अंदर किस प्रकार के मटेरियल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो एक उसमें लाइटर होना चाहिए, हल्का, जैसे कि हस्क के पार्टिकल्स या जो भूसी वगैरह होती है वो, और दूसरा थोड़ा भारी होना चाहिए जैसे कि ग्रेन्स। तो ग्रेन्स तो उड़ नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन हवा की वजह से जो लाइटर पार्ट है वो उड़ जाता है और जो अनाज है वो अलग हो जाता है हस्क से। ये इस प्रकार से काम करता है। नाउ वी विल सी
जो मैंने आपको पता है वही चीज़ इसमें लिखी है कि जो हस्क पार्टिकल है वो विंड की वजह से अलग हो जाते हैं और वी वर लेफ्ट विद दी सीड्स, जो भी हमारा अनाज होता है उसके साथ। और एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, तो एक हीप बन जाती, हीप मतलब समझते हो, ऐसे पहाड़ सा बन जाता है एक, किसका, अनाज का। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल, और जो ये भूसी टाइप की निकलती है इसे हम किस लिए यूज करते हैं, कैटल को खिलाने के लिए, गाय भैंस वगैरह को एज अ चारा हम डाल देते हैं। अब एक और तरीका है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का, जो आपने घर पे भी देखा होगा आई थिंक, जब आपकी मम्मी आटा छानती हैं, बेसन छानती हैं, सूजी छानती हैं, इसको कहते हैं सीविंग, सीव कहते हैं इस छन्नी को, ठीक है। Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो हम क्या करते हैं कई बार बहुत डिश क्या, हम तो जब अपनी रोटी बनाते हैं आटा लगाते हैं तब भी हम ऐसे छानते हैं जिससे कि भूसी अलग निकल जाती है, दैट इज़ इम्प्योरिटी, ओके। तो इस तरीके से आपको पता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे छाना जाता है, अपने घर में सबने देखा होगा। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain in the sieve. तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सीव, छलनी। तो जो आटा होता है उसके पार्टिकल्स बहुत पतले होते हैं, जो इसके जो गड्ढे होते हैं इनमें से, होल्स में से निकल जाते हैं, लेकिन जो भी कचड़ा होता है या भूसी होती है वो थोड़ी मोटी होती है तो वो नहीं निकल पाती और इसमें जमा हो जाती है इसके अंदर। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. तो जो भी जहाँ पर आटा चक्की होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टोन्स और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं गेहूँ पीसने से पहले ही उसे निकाल देते हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो हम क्या करते हैं, एक स्लैंटिंग सी सीव होती है, उसके अंदर ये सारे बोरी भर के जो भी हमारा अनाज होता है उसको डाल देते हैं, और उस स्लैंटिंग चलनी की वजह से क्या होता है कि जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कंकड़ होता है या जो भी हस्क वगैरह होता है, वो सब कुछ हट जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर स्टीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। अगर आपके आसपास कभी आपने देखा हो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो या किसी का घर वगैरह बन रहा हो या बिल्डिंग बन रही हो, तो कभी ध्यान देना, या नहीं देखा है तो जहाँ हो कभी तब ध्यान देना कि इस प्रकार से ये लोग अपना सीमेंट और ये जो भी चीज़ यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, इसको भी छानते हैं ताकि जो भी छोटे मोटे कंकड़ हैं वो सैंड से, रेत से अलग हो जाएं। तो इनकी भी अलग प्रकार की ये छलनी ही होती है, पर अलग टाइप की होती है, जिससे ये बड़े बड़े कंकड़ वगैरह अलग हो जाते हैं। नाउ वी विल सी एक्टिविटी 4 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम टू द क्लास। आपको क्या करना है, एक चलनी लेके आनी है और आटा लेके आना है क्लास में अपनी, एंड सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और जैसे आपकी मम्मी छानती हैं आटे को वैसे ही आपको छानना है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद अ फ्लावर। अब आपको जो चॉक्स हैं उनका भी एक पाउडर बनाना है और उसे आटे के साथ मिलाना है। कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर चॉक विद द सीविंग। अब ये बताओ, एक तरफ क्या है, आटा है, दूसरी तरफ क्या है, चॉक का पाउडर है। अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसे क्या तुम अलग कर सकते हो चलनी से छान के, क्या कर सकते हो? तो आई डोंट थिंक सो, नहीं कर पाओगे, छान के तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलनी से छान के हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, पाउडर टाइप के हैं। और सीविंग से हम कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं अलग अलग, जिनके शेप्स डिफरेंट हो। अगर एक चीज़ पाउडर की है तो दूसरी चीज़ कंकड़ जैसी छोटी मोटी होनी चाहिए ना, थोड़े बड़े साइज की, तभी तो अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ क्या है, चॉक पाउडर भी पाउडर है और आटा भी पाउडर जैसा है, तो ऐसे सीविंग से तो नहीं हो पाएगा। हमें दूसरे मेथड्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो ये तीनों मेथड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, इनका नाम शायद पहले ना सुना हो,
यही हमारे वो मेन है। इससे पहले आपने जो चैप्टर में पढ़ा वो आपको लग रहा होगा कि कितना इजी है, ये सब तो हम घर में देखते हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी आप टेक्निकल टर्म्स को भी सुनेंगे और कुछ चीज़ें नहीं जानेंगे। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कई बार ऐसा होता है कि जो दो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ी थी, एक तो विनोइंग पढ़ी थी और दूसरी पढ़ी थी हैंड पिकिंग, तो इसकी सहायता से कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर माइट बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अगर मान लीजिए हल्की सी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो काफ़ी हल्की हैं, ठीक है, मिट्टी है, मान लो राइस के अंदर मिट्टी है, तो उसे कैसे आप हाथों की मदद से निकालेंगे? उसको तो नहीं निकाल पाएंगे ना। कंकड़ पत्थर होता है तो उसको तो आप चुन चुन के निकाल सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड से, बट आप इसको कैसे निकालेंगे? इसको नहीं निकाल पाएंगे ना। तो फिर ये इम्प्योरिटीज राइस और पल्सेस से कैसे निकलेगी? खाने से पहले हमें निकालना तो पड़ेगा, वरना हम मिट्टी लगे दाल चावल थोड़ी ना खाएंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, तो इनको हम क्या करते हैं? धोते हैं, पहले कुकिंग करने से पहले धो लेते हैं। When you add water to these, the impurities like dust particle get separated. और जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जो impurities होती हैं इसके अंदर की वो सेपरेट हो जाती हैं। These impurities go into water, and now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? देखो, हम क्या करते हैं कि जब भी दाल चावल बनाते हैं उससे पहले इनको कई बार धोते हैं, एक बार नहीं, मम्मी कई बार पानी से धोती है इनको। तो जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटी गो इनटू वाटर, पानी में आ जाती है, ऊपर ऊपर आ जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द वाटर? मतलब जो भी बर्तन हमने ये लिया है इसके नीचे में क्या हो जाएगा? इस बर्तन के नीचे साइड में क्या हो जाएगा? क्या बैठेगा? राइस नीचे आ जाएगा या फिर जो मिट्टी है वो नीचे आएगी। Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आप ही बताइए, नीचे क्या बैठ जाता है? चावल धो रहे होगे तो जो नीचे अपना ये मान लो कटोरा है तो नीचे नीचे चावल हो जाएगा, यहाँ पर चावल रह जाएगा, और ऊपर जो पानी की परत होगी ना, तो पानी पे आप ऊपर देखोगे मिट्टी और उसके कण आ जाते हैं। अब एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इस बर्तन से जब हम पानी निकालते हैं तो इसको जैसे मैंने टेढ़ा बनाया है, टेढ़ा बनाते हैं और टेढ़े में से पानी निकालते हैं। क्यों? ताकि जो चावल हैं वो नहीं गिर जाए, सिर्फ पानी ही निकले। आप कभी मम्मी को ऑब्जर्व करना ये सब करते हुए देख, ठीक है। When the heavier component in mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो ये जो प्रोसेस थी जिसकी मदद से हमने चावल में से मिट्टी निकाली, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भारी आइटम होता है जैसे चावल वो नीचे बैठ जाता है जब उसमें हम पानी डालते हैं, और जो हल्का आइटम था मिट्टी वो ऊपर ऊपर को आ जाती है। When the water is removed, the process is called decantation. और उसके बाद क्या होता है, जब हम इसमें से पानी को निकाल देते हैं, हमने ऊपर ऊपर का पानी निकाल दिया ना, अब सिर्फ कटोरे में चावल बचा, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम ऐसे और भी एग्जांपल देखते हैं दाल चावल के अलावा जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो जो अभी हमने देखा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इसी सेम प्रोसेस को हम अलग अलग मिक्सचर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग लिक्विड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उनमें से एक ऑयल हो और एक वाटर हो। क्योंकि अगर हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ऑयल एक अलग ही लेयर बना देता है ऊपर की तरफ सरफेस पे, तो हम इजीली उनको अलग कर सकते हैं ना। तो और कैसे अलग कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, जो अभी हमने देखी थी, ठीक है, जिससे हम दाल और पल्सेस को अलग कर रहे थे, वही वाली प्रोसेस। आगे देखिए, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक ऐसा मिक्सचर ले रहे हैं जिसके अंदर एक चीज सॉलिड होगी और दूसरी चीज लिक्विड होगी। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? घर में सबके चाय बनती है, तो चाय की चाय पत्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर उसको चलनी से छान लेते हैं, स्टेन कर देते हैं, ठीक है। ट्राई डिकेंटेशन।
अब हम क्या करेंगे कि हम चलनी का यूज ना करते हुए डिकेंटेशन वाले मेथड से करके देखते हैं। इट हेल्प्स अ लिटिल। अच्छे से तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिकेंटेशन से अगर हम करेंगे तो हमारी चाय में एक आध पत्ती की आ ही जाएगी चाय में, है ना। नाउ पोर द टी थ्रू अ Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. एक बार हमने क्या करा, डिकेंटेशन वाली प्रोसेस करी, जो हमने अभी दाल चावल वगैरह के लिए की। उसके बाद जो हमारे घर में नॉर्मली मम्मी चाय पत्ती को छानती हैं चलनी से, वही हमने किया। तो जो हम चाय पत्ती को छान रहे हैं स्टेनर से यानी छलनी से, इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, क्योंकि हमने चाय को फिल्टर कर दिया। तो इस प्रोसेस में चाय अच्छे से छन जाती है और जो पत्ती होती है, टी लीव्स होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। एंड डिकेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक आध दो पत्ती रही जाती है। तो ये बताइए अब, डिकेंटेशन ज़्यादा सही प्रोसेस है या फिल्टरेशन? ऑब्वियस सी बात है, फिल्टरेशन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें प्योर चाय मिल जाती है, टी लीव्स नहीं होती हैं। वेरस अगर हम डिकेंटेशन देखें तो डिकेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि इक्का दुक्का आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ। Let us now consider the example of water that we use. अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है वाटर का जो कि हम यूज करते हैं। Do all of us at all times get safe water to drink? क्या हम सभी को सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए हर टाइम? Sometimes water supplied through taps may be muddy. कई बार क्या होता है, जो नल से पानी आ रहा होता है ना, वो थोड़ा सा मिट्टी टाइप का होता है, मडी होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। और जो पानी हम तालाब या नदी से भर के लाएं वो भी हो सकता है मडी हो, स्पेशली आफ्टर रेन्स। ऐसा कब होता है ज़्यादातर? बारिश के टाइम के बाद। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो अब हम एक मेथड देखेंगे जिसकी मदद से हम पानी से इनसॉल्युबल ऐसे इम्प्योरिटीज को निकाल पाए जो कि पानी में घुलती नहीं है। क्या करेंगे? एक्टिविटी 5 को देखेंगे। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। हमें क्या करना है, कहीं से भी तालाब नदी से पानी भर के लाना है जो मडी हो, है ना। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप एक ग्लास लो और उसके अंदर मिट्टी डाल लो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब आप ऑब्जर्व करो पानी को। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब थोड़ी देर बाद देखना कि जो मिट्टी होगी ना वो नीचे जम जाएगी, पानी पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाउ स्लाइडली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लोइंग इनटू द अनदर ग्लास। अब क्या करेंगे, देखो ये ग्लास है हमारा, ठीक है, और इसमें नीचे के साइड में क्या जमा हो जाएगा? मिट्टी। मिट्टी जो है वो यहाँ इस जगह पे जमा हो जाएगा नीचे के साइड में, और ऊपर ऊपर हमारा क्या रह जाएगा? प्योर एकदम पानी। एक सेकेंड, इस जगह पे हमारा क्या रह जाएगा? ये पानी होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्लास को थोड़ा सा मोड़ेंगे हल्का सा, और जिस तरीके से हम दाल चावल धोते थे ना कि ऊपर ऊपर की इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाए, उसी प्रकार से हम इसको इतना मोड़ेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ये पानी पानी दूसरे ग्लास में आ जाए। तो इस साफ सुथरे पानी को हम दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ग्लास को ऐसे मोड़ के, ऐसे ये एक ग्लास है और दूसरा ग्लास यहाँ है, तो इसका पानी इसके अंदर डाल देंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। अब लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, जैसे कि हम यहाँ करेंगे, और आप फिगर 5.8 में देख भी सकते हो उस चीज़ को अपनी बुक के, और मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या प्रोसेस है ये? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या जो अभी हमने पानी जो मतलब दूसरे ग्लास में जो हमने अभी पानी डाला था वो क्या अभी भी ब्राउन है या साफ नहीं हुआ है, मडी टाइप का है? अगर ऐसा है तो बताइए। उसको हम क्या करेंगे, फर्दर फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्टर तो हमने, देखो चाय जब हम फिल्टर कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, चलनी को ले लिया था, जो चाय पत्ती छानने वाली चलनी आती है। लेकिन क्या इसी चलनी से हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो
कण होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और जो मिट्टी होती है वो तो काफ़ी बारीक होती है, तो इसमें से आराम से बह जाएगी, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। हम एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और उसमें से करेंगे, ठीक है। These pores in a cloth can be used as filter, क्योंकि जो कपड़ा होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके अंदर से पानी तो चला जाएगा बट बाकी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। तो हम एक कपड़े को पानी को फिल्टर करने के रूप में यूज कर सकते हैं। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज even small pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. ठीक है, तो फिल्टर पेपर, अगर देखो क्लॉथ से आपने पानी को छाना, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इम्प्योरिटीज हैं, तो हम फिल्टर पेपर की यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनकी सहायता से हम इजीली सारी इम्प्योरिटी को निकाल पाएंगे। फिगर 5.9 shows the step involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed into a funnel. 5.1 में 10 में देखेंगे, देखिए आपको जैसे 9 में ये दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से एक कोन बना ली जाती है, जैसे बर्थडे पे हम कैप पहनते थे ना ऐसी वाली सर पे, तो यही वाली इस तरह से कोन बना ली जाती है, एंड देन इसको यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter paper. तो हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसकी सहायता से यहाँ, तो जो भी गंदी इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ जम जाएंगी और साफ पानी हमें नीचे में, यहाँ नीचे में मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. जब भी हम जूसेस वाली दुकान पे जाते हैं तब भी उनको भी हम छानते हैं, सेपरेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि जो भी बीज है या सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हट जाए जूस से। The method of filtration is used in the process of preparing cottage cheese. कॉटेज चीज़, पनीर बनाने की प्रोसेस में भी हम फिल्टरेशन करते हैं। पनीर तो बहुत लोग घर पे ही बना लेते हैं, तो इसी मेथड का यूज़ करते हैं फिल्टरेशन का। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to the water to milk as it boils. जैसे कि घर में जब पनीर हम बनाते हैं तो आपने शायद देखा हो कभी कि हम क्या करते हैं, दूध के अंदर कुछ बूंदें किसकी डाल देते हैं, नींबू की, जब वो बॉयल होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, दूध फट जाता है कुछ और सॉलिड पनीर आ जाता है और अलग हो, और पानी पानी अलग हो जाता है, मतलब दूध कैसा हो जाता है, फट जाता है, तो उसके अंदर सॉलिड पनीर आ जाता है और बाकी पानी पानी रहता है। The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or strainer. तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी फिल्टरिंग की प्रोसेस को अपनाते हैं, या तो हम कोई कपड़ा ले लेते हैं या फिर स्ट्रेनर ले लेते हैं, उसकी मदद से जो पनीर का सॉलिड पीस है उसको अलग कर लेते हैं और जो पानी है उसको अलग कर लेते हैं। तो पनीर को भी हम फिल्टरेशन की इस प्रोसेस से बनाते हैं। नाउ कम्स दी एक्टिविटी 6। इससे पहले हम एक्टिविटी 6 में पढ़ने क्या वाले हैं ये समझिए। हम इवेपोरेशन पढ़ने वाले हैं। Add 2 spoons of salt to water. हमें क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेना है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इसमें 2 चम्मच आपको क्या डालनी है, सॉल्ट, नमक डाल दो। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कोई कलर में चेंज आएगा क्या? नमक डाला आपने तो पानी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टायरिंग? आप जो थोड़ी देर इस पानी को चला लोगे तो उसके बाद आपको नमक मिलेगा क्या पानी में? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो घुल गया। हीट द बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। अब आप क्या करोगे, हीट करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हीट किया जा रहा है, वैसे ही हीट करना स्टार्ट कर दो। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। इतना हीट करना है कि ये सारा पानी जल जाए, कुछ भी ना बचे, इस बीकर में पानी ना बचे, इतना हीट करना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब देखो कि बीकर के अंदर क्या बचा है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन कर रहे हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो इस इवेपोरेशन की मेथड से क्या होगा, पानी और नमक अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पानी उड़ के भाप बन जाएगा और जो बचेगा वो नमक होगा। The process of conversion of water into vapor is called evaporation.
तो हम इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, हम वाटर को वेपर्स बना रहे हैं, भाप बना रहे हैं। और जब भी हम पानी को भाप बनाए, वेपर बनाए, तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, डिफाइन इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. तो जहाँ भी वाटर होता है वहाँ ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती ही रहती है। और इसी इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही तो हमारे गीले कपड़े सूखते हैं, है ना, पानी उड़ जाता है, और इसी प्रोसेस से होता है ये सब। Where do you think salts come from? आपको क्या लगता है ये जो हम खाने में नमक खाते हैं आता कहाँ से है? तो ये आता है समुद्र से, क्योंकि सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। सी वाटर जो होता है ना, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, हम इसे पी नहीं पाते इसी वजह से। वन ऑफ दी सॉल्ट इज दी कॉमन सॉल्ट। तरह तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं समुद्र के पानी में, उनमें से एक है वो सॉल्ट जो हम कॉमनली खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। व्हेन द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. अब नमक कैसे बनाया जाता है ये सुनो, ये भी इवेपोरेशन की मेथड से बनाया जाता है। अब देखो, पूरा सूरज कितना भी है, लेकिन आपको पता है ना समुद्र तो नहीं सूखने वाला, समुद्र भी बहुत है। तो छोटे छोटे गड्ढों में समुद्र का पानी हम भर देते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे समुद्र के पास बनाते हैं और समुद्र का पानी यहाँ पर भर देते हैं। सूरज की तेज गर्मी के कारण ये सारा पानी उड़ जाता है और इन गड्ढों में नमक बचता है, ठीक है, सॉलिड सॉल्ट बचता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। लेकिन क्या तुम इसी सॉल्ट को उठा के खा लोगे? नहीं, इसको बाद में लेके जाया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में और इसको प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर और भी सॉल्ट्स मिले होते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट हमें खाना होता है उसे हम छांट के अलग कर लेते हैं। वो पिक्चर है जिसमें हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से नमक बनाया जा रहा है। छोटे छोटे ये गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के अंदर क्या करते हैं, समुद्र का पानी डाल देते हैं। एंड देन ये जो समुद्र का पानी क्या रहता है, सूर्य की तेज किरणों की वजह से उड़ जाता है भाप बन के, और सिर्फ नमक बचता है। अब इस नमक को क्या करेंगे, हम प्यूरिफाई करते हैं। फिर यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब क्या देखने वाले हैं कि हम सेपरेशन के एक से और ज्यादा तरीके देखने वाले हैं। We have studied some methods for separation of substance from their mixture. अभी तक तो हमने कई methods पढ़े हैं। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a substance, present in a mixture. लेकिन यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही मेथड से, एक ही तरीके से आप हर तरह के सब्सटेंस को कर लो, क्योंकि अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करने का तरीका भी, मेथड जो होता है सेपरेशन का, वो भी अलग होता है। In such situation we need to use more than one of these methods. और ऐसी सिचुएशन में हमें एक से ज्यादा मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। देखिए एक्टिविटी 7 को। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमें क्या लेना है, सैंड और सॉल्ट। इसे कैसे अब हम सेपरेट करेंगे, काफी डिफिकल्ट है ना। हैंड पिकिंग मेथड से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे छोटे छोटे होते तो हम हाथों से तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, एड सम वाटर टू इट। हम क्या करेंगे, एक बीकर में ये मिक्सचर डालेंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे। अब लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए हम बीकर को ऐसे ही रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। अब आप क्या देखेंगे कि जो रेत थी वो बीकर में या ग्लास में ले लो, नीचे बैठ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, उस सैंड को बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन सेपरेट कर लेंगे या फिर फिल्टर कर लेंगे, तो हमें जो सैंड है वो अलग मिल गई। व्हाट डज डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। लेकिन अब हमें जो लिक्विड मिला उसके अंदर क्या है, पानी, और पानी के अंदर है नमक। अब इसको कैसे आप अलग करोगे। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमारी रेत तो अलग हो गई है, अब हमें पानी और नमक को अलग करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लिक्विड को एक केटल में डालेंगे, इसकी जो लिड है उसको बंद करेंगे, ढक्कन को, और कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो स्टीम निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल प्लेट लीजिए और इसके ऊपर क्या रखिए, आइस।
Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. तो इस तरीके से आप करिए और तब तक करते रहिए इसको गर्म जब तक सारा पानी बॉयल नहीं हो जाता. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. जब स्टीम, ये जो भाप निकल रही है, जब ये यहाँ पर आएगी ना, इस प्लेट से टकराएगी, जो कि प्लेट बहुत ठंडी है, तो ये कैसे हो जाएगी, पानी बन जाएगी. और फिर उसके नीचे ग्लास रख लीजिए, कुछ भी बर्तन रख लीजिए और वो पानी आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हो. देन क्या होगा, The water drops that you observe falling from plate were due to condensation. ये जो प्रोसेस हो रही है ये वाली कि यहाँ से पानी इधर गिर रहा है, पानी बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो जब भी भाप से हम दोबारा पानी बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे. Did you ever see water drops condenses under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी इस तरह की बूंद देखी है? जैसे मान लो आप दूध गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ढक दिया है आपने बर्तन, तो इसी प्रकार की छोटी छोटी बूंदें उस प्लेट के ऊपर भी आ जाती हैं. कभी ध्यान देना किचन में. After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? अब देखो सारा पानी उड़ के फिर हमने उसको कंडेंस कर लिया और यहाँ कलेक्ट कर लिया, लेकिन केटल में क्या बचा? We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो अब केटल में बचा सिर्फ नमक. तो अब हमने इन तीन चीज़ों को अलग करने के लिए देखो कितनी सारी प्रोसेस यूज करी. पहले डिकेंटेशन किया, फिल्टरेशन किया, देन इवेपोरेशन किया, देन कंडेंसेशन किया. पहेली faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. देखो ये जो पहेली है इसने क्या करा था, सैंड, वाटर और नमक, ये सारा जो अभी हमने प्रोसेस देखी ना, यही काम इसने कर दिया था. तो जब इसने ये सारी प्रोसेस अपनाई, जैसे डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब, तो इसको तीनों चीजें अलग अलग तो मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो नमक है ना, पहले इसने जितना नमक डाला था उससे कम नमक इसको अब मिला. तो कहाँ गया बाकी का नमक? कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी के अंदर कुछ जो अमाउंट होता है सब्सटेंस का वो डिसॉल्व हो सकता है क्या? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था ना कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं, और उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो सॉल्युबल हैं. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? जैसे आपने मान लीजिए एक ग्लास लिया, उसके अंदर एक चम्मच डाली चीनी की या नमक की, तो वो घुल जाएगी. लेकिन आप डालते ही जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ना तो चीनी घुल पाएगी पानी में और ना ही नमक घुल पाएगा. ऐसा क्यों? चलो देखो एक्टिविटी 8 में. You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in a beaker. एक क्या करना है आपको, एक ग्लास ले लो, बीकर ले लो, ऐसा करो एक बड़ा सा बर्तन ले लो, उसके अंदर आधा कप पानी डालो और एक चम्मच आपको क्या डालना है, नमक, और उसको अच्छे से चला दो, मिला दो until salt dissolves completely. और ऐसा तब तक करते रहो, चलाते रहो जब तक नमक पूरी तरीके से घुल ना जाए. ये आप अपनी बुक में देख लीजिए फिगर 5.14 में, और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब पेज टर्न करूंगी यहाँ से. Again add a teaspoonful of salt and stir well. अब क्या करो, वो एक चम्मच घुल गई तो दोबारा एक और चम्मच डाल दो, फिर वो घुल जाए तो एक और चम्मच डाल दो, और ऐसे ही करते रहो. After adding a few spoons of salt, do you find that some salts remain undissolved and settles at the bottom of the beaker? जब आप इस प्रोसेस को बार बार करते जाओगे, चम्मच से नमक डालते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नमक नहीं घुलेगा और नीचे जमा हो जाएगा. अगर ऐसा होता है, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये है कि अब नमक नहीं घुलने वाला, जितना पानी हमारे पास है, ठीक है, उसमें अब नमक नहीं घुल सकता.
तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इस सॉल्यूशन को अब हम क्या बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। कैसा? सैचुरेटेड। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. हो सकता है कि पहेली का, अब हमें आंसर मिल गया कि पहेली का जो थोड़ा सा कम नमक उसको मिला था ना, तो हो सकता है कि वो सॉल्ट कुछ ज़्यादा ही था, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से ज़्यादा का नमक था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हो कि जैसे उस सॉल्यूशन को कह रहे हो जिसमें अब और फर्दर नमक या चीनी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट मिक्स विद द सैंड एंड कुड नॉट बी कवर्ड। अब जो ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट था ना, उसको हम क्या करेंगे, वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द सैंड, उसको हम सैंड के साथ मिले रहने देंगे और कुड नॉट बी रिकवर्ड, अब वो रिकवर्ड नहीं होगा। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है, थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी यूज करके, क्योंकि जो वो पानी था उसके हिसाब से जो नमक था वो काफी ज्यादा था। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अगर मान लो अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि अब नमक ना घुल रहा या चीनी नहीं घुल रही, तो आप उसमें थोड़ा पानी और मिला दोगे ना तो वो घुल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप और पानी नहीं मिला सकते हो और आपको चीनी घोलनी भी है और वो घुल नहीं रही है, तो क्या कर सकते हो आप? तो इसे जानने के लिए देखो एक्टिविटी 9। Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. मतलब वही काम करना है, ग्लास में लो, नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तब तक जब तक ऐसा ना हो जाए कि वो डिसॉल्व होना रुक ना जाए। अब क्या करना है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या करो, हीट करना स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन को। आपको क्या मिलेगा, व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिसॉल्व नाउ? तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही हमने सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया तो जो नमक पहले डिसॉल्व नहीं हो रहा था अब वो डिसॉल्व होने लग गया। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इसको ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या अब दोबारा से जो नमक था वो हमें नीचे जमा हुआ मिल रहा है? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि अगर हमें ज़्यादा कोई चीज़ को डिसॉल्व करना है और अब वो हो नहीं पा रही है और पानी हम अब मिलाना चाहते नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम उस सॉल्यूशन को हीट कर सकते हैं। अगर हम हीट करेंगे तो वो चीज़ आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है क्या? चलो देखते हैं। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड पॉर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच देम। 2 ग्लास लेने हैं आपको और दोनों के अंदर आधा आधा कप पानी डालो। अब एक के अंदर आपको क्या डालना है, एक के अंदर आपको डालना है नमक 1 चम्मच और उसको अच्छे से चला देना है जब तक नमक घुल ना जाए। फिर उसके बाद दोबारा डालना है, तब तक डालना है जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट्स ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट एट डिसॉल्व इन वाटर, और आपको ये देखना है कि कितनी चम्मच तक नमक पानी में घुला था। नाउ टेबल 5.5 है। नाउ रिपीट द सेम विथ शुगर। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, शुगर के साथ करना है और देख रहा है कि कितनी शुगर तक घुल पाता है। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substance in different amount? तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो। आप फिर देखना कि कितनी चम्मच आपको चीनी की डालनी पड़ रही है और कितनी चम्मच आपको नमक की डालनी पड़ रही है। पता चल जाएगा कौन सी चीज जल्दी घुल रही है, कौन सी चीज नहीं घुल पा रही है। We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation present in this chapter are also used in the science laboratory. हमने जो कुछ इसके अंदर
पढ़े हैं ना इतने सारे सेपरेशन के मेथड, उनमें से कुछ साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से एक सॉल्यूशन बनता है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट इज कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब कहेंगे, जब उसके अंदर हम फर्दर कोई चीज को ऐड ना कर सके या कोई और चीज अब घुल नहीं पा रही है, तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और लाइक करके जरूर जाना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।